नमस्कार। आज अपने चैनल में उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और किसानों के साथ जुड़े हुए कृषक श्री श्याम श्यामल जी। स्वागत करते हैं श्याम श्यामल जी आपका। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और आप सामाजिक कार्यों में रहे हैं। समाज सेवा से अचानक ये राजनीति में आए, किसानों के लिए आपने आवाज उठाई है, तो ये अचानक से परिवर्तन कैसे हो गया? सर, ये अचानक से परिवर्तन नहीं हुआ। सामाजिक गतिविधि में थे, इसी बीच में हिमानी सावरकर जी जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उनके संपर्क में आए और उनके ही दिशा निर्देश में हम सामाजिक गतिविधि से राजनीतिक गतिविधि में आए। वर्तमान समय में आपको लगता नहीं कि राजनीति में कोई समाज सेवा नहीं होती है? कि आज जो राजनीति है वो पेशेवर राजनीति हो गया है सर। आज कोई समाज के लिए या जनता के लिए काम हो, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। आज के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ अर्थतंत्र में जी रहे हैं। देखिए, इसमें केवल पॉलिटिशियन की ही बात नहीं कहेंगे, कुछ आम लोग भी ऐसे हैं, जो आम मतदाता भी कुछ ऐसे हैं जो वैसे लोग को ही चूज करना पसंद करते हैं जिनके पैकेट बड़े होते हैं, भरे होते हैं। तो ये सोचने की बात नहीं है कि जो व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लगाकर चुनाव में आएगा, चुनाव में खर्च करेगा, तो वो रिटर्न तो वसूलेगा ही ना? जी जी, वो तो लेगा ही सर। आप एक जब व्यापार हो गया है, राजनीति एक व्यापार हो गया, तो कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है तो वो मुनाफा के लिए करता है, वो समाज सेवा के लिए तो करता नहीं है। वो व्यापारियों की तरह चक्रवृद्धि ब्याज वसूलेगा और लोग वसूल रहे हैं और इसमें जनता पीसी जाती है। तो आप लोगों की पार्टी इस पे क्या एक्शन लेती है? सर, हम लोग तो अभी शुरुआत किए हैं। अर्थतंत्र का जो राजनीति पर हावीपन हो गया, उसके हम विरोधी हैं। लोक शक्ति इसका विरोधी है और चुनाव आयोग से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ये जो किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए जो बड़ा रकम खर्च करने का व्यवस्था की गई है उसे कम करें। मतलब चुनाव में जो करोड़ों करोड़ों का खर्च होता है, 70 लाख 80 लाख का सीमा बनाया गया है, तो ये क्या उचित है? जी नहीं, ये इससे जो कमजोर, अर्थ से जो कमजोर लोग हैं और वो इस लोकतंत्र में आगे आना चाहते हैं, वो कभी आ नहीं पाएंगे। तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई थी संविधान बनाने के समय में, इसलिए की गई थी कि वो अमीर हो गरीब हो सब एक जैसा हो, लेकिन वो व्यवस्था तो रही नहीं। भारत में वर्तमान में लगभग 3000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। जी, तो ये मजाक नहीं है। ये देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल, जिस तरह शरीर में खून का होना अनिवार्य है, उसी तरह से लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी का होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ पार्टियों, चुनाव आयोग ने पार्टियों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कई तरह की शर्तें लगा रखी है, वो शर्तों में इनको कुछ ढिलाई देना चाहिए। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी वालों का हालत है, लोग केवल इस लेवल लगाने के लिए कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, न कभी कंप्लायंसेस डालते हैं, न कभी इनकम टैक्स का नॉर्म्स जानते हैं। तो क्या वैसे पॉलिटिकल पार्टियों के रहने का कोई औचित्य जी है? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे लोगों को रहने का कोई ये नहीं कि जो केवल अपने नाम के लिए या अपने पैकेट में पार्टी रखे हुए हैं। ऐसे पार्टियों को चुनाव आयोग निरस्त करे और जो पार्टियां उसके नीति के अनुसार काम करती है उस पर को आगे बढ़ाने का काम करे। तो पार्टियों के लिए निहित है कि हर 3 साल में चुनाव होने चाहिए, तो क्या पार्टी लोग
गाइडलाइन फॉलो करते हैं। पार्टियां का मतलब आज तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई है। तो देखिए जितने भी दल हैं, एक दो दल को छोड़ दें तो लगभग 99% पार्टियां प्रोप्राइटरशिप फर्म बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में आपके एक पार्टी हैं जिनमें केवल परिवार के लोगों को ही टिकट मिलता है। ये क्या कई पार्टियां हैं बिहार में? नहीं देखिए यूपी केवल के कुछ पार्टियां हैं जिनके सिर्फ परिवार नहीं के ही नहीं लोगों को टिकट नहीं मिलता है। ये ऐसा नहीं कहिए कि केवल एक दो पार्टियां पूरे भारत में है जो परिवारवाद में है। कहने को वो भले मंच से कह देती है कि मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद नहीं है तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री जो हैं उनके पुत्र को कैसे ये जाएगा? क्रिकेट में जो सचिव बनाया गया है वो किस आधार पर बनाया गया है? राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो हैं उनको किस आधार पर टिकट मिलता है? क्या नाम है, गोपीनाथ मुंडे जी की बच्ची को जो टिकट मिलता है, सांसद बनती है, वो किस आधार पर मिलता है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बड़ी पार्टियों में। और जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसका तो सबको दिख जाता है, लेकिन बड़ी पार्टियां नहीं दिखती है। या जो विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं उस पर हल्ला बोलने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहे। केवल एक का नाम हो जाता है कि भाई उसका तो कोई नहीं। अरे उसका कोई नहीं, लेकिन और क्या है? अभी देखिए यहीं लोग कहते हैं नीतीश जी किसके लिए परिवारवाद नहीं कर रहे। नीतीश जी परिवारवाद नहीं कर रहे तो उनके ही एक मंत्री चौधरी हैं, उनके सुपुत्री को टिकट मिला हुआ है, किन्हीं के माता जी को टिकट मिलता है, किन्हीं के बेटा जी को टिकट मिलता है, लेकिन सभी पार्टियों में कम ज्यादा है ही। और ये पार्टियां टिकट के नाम पे भी गोरख धंधा करती हैं। ये तो जो करती है सर वो आप लोग से छिपा नहीं है, लेकिन ये परिवारवाद और गोरख धंधा की बात अगर करें तो हमारे जो आदर्श हैं राजनीति में, राजनीति के जो आदर्श हैं रामकृष्ण हेगड़े, वो न अपने पार्टी में कभी अपने परिवार को लाया और न कभी गोरख धंधा किया। भारत में 1947 के बाद से आज तक जो देखने को मिलता है, पहले जो भी नेता थे वो राष्ट्रहित के लिए करते थे, देश उनके लिए सब कुछ था। और आज के नेताओं के लिए परिवार सब कुछ है। तो ये क्या पतन का कारण नहीं है? ये तो बहुत दुखदाई है। आज पुराने नेताओं का या जो महान नेता थे हमारे देश के, उनके नाम ले ले करके हम लोग राष्ट्र की बात नहीं करके परिवार की बात पर आ गए हैं, अपने बेटा बेटी पर आ गए हैं। परिवार में भी नहीं, बेटा बेटी तक आ गए हैं, भाई भतीजा तक सिमट गए हैं लोग। ये बहुत ही दुखद है। यहाँ लोकसभा का सीट जब देख रहे हैं सभी पार्टियों में, तो किसी न किसी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में भी जो मिला उसमें भी कई लोग परिवार के ही लोग रहे हैं। जो कहती है कि मुझे परिवार से मतलब नहीं, वो भी परिवार में है। तो ये जो जहर है, दूसरा चुनाव में खर्च जो होता है, ये सब पे अंकुश लगाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। जी, ये तो सभी को सोच करके इसके लिए संविधान में कुछ व्यवस्था करनी होगी, और जब तक बड़े पैमाने पर इसका ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। राजीव गांधी के समय में दल बदल कानून लाया गया, लेकिन उसको भी लोग उनके बनने के बाद ही कुछ सालों में तोड़ने का भी काम शुरू कर दिया। उसके भी चोर दरवाजा निकाल दिया लोगों ने। राजीव गांधी ने भारत को संचार क्रांति में जो जिस उपलब्धि तक पहुंचा दिया, आज की सरकार किस चीज में उतनी उपलब्धि तक पहुंची है? देखिए राजीव आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं मिलता है तो वो सीधा नेहरू को गाली बकने के लिए बात करते हैं। देखिए मैं इस पे क्या कहूँ। नेहरू जी ने उस समय, जिस समय देश खाली था, कुछ नहीं था, उस समय रसिया की मदद से या और देशों के मदद से जितना संभव हो सका विकास किया। ठीक है, सभी लोगों में कुछ ना कुछ कमियां होती है,
लेकिन अब वो सारा काम को उनके ही नाम पे ठिकरा फोड़ा जाए, ये भी उचित नहीं है। पिछले 10 वर्षों में आपने क्या किया, हर एक बात पर ये काम नेहरू जी के वजह से, ये काम नेहरू जी के वजह से। नेहरू जी के टाइम में तो इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था, उस समय इतने बड़े चंदे तो नहीं मिलते थे। ये तो इधर की ही सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिसमें डराइए और बड़ा चंदा लीजिए। पिछले बार के चुनाव में मैंने कैलकुलेट किया था एक पार्टी का रथ घुमाने पे खर्च का। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। एवरेज 6 विधानसभा एक लोकसभा के अंदर में आती है। 5 से 6 विधानसभा अमूमन सभी लोकसभा में है, और एक रथ की कीमत 2.5 लाख रुपए होती है पर डे का रेंट, जो कि पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 13 अरब के ऊपर जाता है। तो 13 अरब का खर्च से जनता की स्थितियां नहीं बदली जा सकती है जो कि प्रचार करेगा। जी देखिए, अब ये जो रथ है या और भी जो कुछ है जनता के बीच में परोसा जाता है, तो वो जनता भी जो कम पैसे खर्च करके चुनाव में आते हैं उनको नकार देते हैं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ, मेरे साथ भी एक घटना घटी है। जब 2020 में विधानसभा चुनाव बिहार का चल रहा था, तो मैं नवादा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा था। हमारे ही क्षेत्र के कुछ युवा साथी ने फोन करके कहा कि भैया चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहे हाँ लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने से पहले कमर कस के आइएगा। हम कहे कमर कस के आने का मतलब, तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपया लेकर के आइएगा। हमने कहा मैं तो भाई अपने को पूरा बेच भी दूंगा तो 3-4 करोड़ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तब चुनाव में क्यों आ रहे हैं। तो लोग जिस तरह से लोग की सोच हो गई उस तरह से पार्टियां भी परोस रही है। ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी जी, ये तो आज की सरकार मुफ्त में सब कुछ बांट रही है, जो लोगों को निकम्मा बना रही है। ये कहां तक उचित है? ये उचित नहीं है। लेकिन आपने एक फिल्म देखा था आज का अर्जुन, उसमें ठाकुर ने यानी अमरीश पुरी ने किसानों के जमीन को हड़पने के लिए या वहाँ किसान के जमीन को व्यापारियों को देने के लिए किसान को अनाज की बोरियां भेजता था कि इतना दिन अनाज देंगे और खेती नहीं होगी तो ये जमीन बंजर घोषित करके इस पर फैक्ट्रियां खोल दी जाएगी। आज कमोबेश वही स्थिति है। हमारे युवा लोग बेकार और बेकारी और बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं। 5 किलो अनाज के क्या 5 किलो अनाज से एक महीना एक आदमी का पेट भरा जा सकता है क्या? हर दिन हर मंथ से ये कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? पिछले जो भी सरकारें थी बहुत खराब थी, लोग कहते हैं कि बहुत खराब थी, लेकिन यह स्थिति नहीं थी कि वो 5 किलो अनाज दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे। आज रोजगार के बदले अनाज मिल रहा, अंतर यही है। तो आज की सरकार को, आप पिछले 10 सालों की सरकार आप देख रहे हैं, इसे विकास के नाम पे कितना अंक देंगे? विकास के नाम पर 20% से 25% देंगे सर। मतलब 80% इसने काम नहीं किया जी, है। और इनके सांसदों को जिन्होंने गांव को गोद लिया है और सब गांव को लकवा मार गया, वो तो गांव का कहना ही नहीं है। हमारे यहाँ हम नवादा लोकसभा से हैं और हमारे यहाँ 14 से 19 के बीच के जो सांसद सह मंत्री थे वो ऐसे गांव को गोद लिया जो ऑलरेडी पहले से ही बिहार सरकार ने उसको गोद ले रखी थी, और उसके बावजूद भी वही स्थिति है जो 2014 में के पहले थी। तो अभी तो बिहार सरकार ने भी तो वही काम किया ना। जो लोग टीचर पहले से नौकरी कर रहे थे उन्हें खड़ा कर दिया गया और अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया गया। सर तो यही दिखाना ही है कि भाई हम ये कर रहे हैं। और बिहार सरकार में किनकी बात कर रहे हैं? जो पिछले 20 वर्षों में, लगभग 20 वर्ष होने को है, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से 8 बार 9 बार रिजाइन कर चुके हैं, उतनी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो जो बिहार लोकतंत्र और गणतंत्र का खोज किया वो पूरे विश्व को परोसा, वहीं उसी राज्य में, उसी बिहार में लोकतंत्र और गणतंत्र की हत्या हो रही है। तो आप लोग कुछ परिवर्तन की सत्ता उम्मीद की जी जा जी सकती है आप लोगों से? जी, लोक शक्ति पार्टी सत्ता परिवर्तन से ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगी है।
धीरे धीरे काम किया जा रहा है। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने जी अपना कीमती धन्यवाद। समय दिया। जी धन्यवाद और आपके दर्शकों